नमस्ते, आप सभी का स्वागत है द इंडियन वैलियर शो में। और मेरा नाम है हिमांशु निर्माण और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर, जो कि ऑपरेशन मेघदूत में इनका बहुत ही एक अहम योगदान था पाकिस्तान के खिलाफ। और ये भारत के जाने माने डिफेंस एनालिस्ट हैं और इन्हें भारत के राष्ट्रपति की तरफ से शौर्य पदक से भी नवाजा गया है। और आज हम इनसे बात करने वाले हैं जो हाल का 23 अप्रैल का जो पहलगाम अटैक था। जो ये को इंसिडेंस कह सकते हैं कि जेडी भारत अमेरिका के उस उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भारत में आगमन हुआ और उसी दिन पहलगाम के अंदर ये अटैक हुआ। तो इसके बारे में और ज्यादा जानकारी जानने के लिए आज हम हमें संजय सर ज्वाइन कर रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु। जय हिंद। अ, ये जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो एक बहुत ही मैं कहूँगा दुखद घटना, ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिला दिया, और ऐसी घटना जहाँ पे कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरह की निर्भर मतलब एकदम ही जिसे बोलते हैं ना क्रूअल, एब्सोल्युटली क्रूअल, जिस प्रकार से इन्होंने पर्यटकों को मारा। और तकरीबन तकरीबन तो मैं तो कहूँगा 26 पर्यटक मारे गए, जिसमें एक नेपाली भी शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से, और वो ये जो घटना हुई चुन चुन के मारा, यानी कि कई बार और कई जगह हर एक इंसान को पूछा गया कि क्या वो हिंदू है या मुसलमान, कलमा पढ़वाया गया, अगर नहीं पढ़ सकता तो मारा। और सब पूरी खाली थी। मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, पुरुषों को मारा, ये बड़ी बात है कि सारे पुरुषों को मारा, उन्होंने औरतों और बच्चों को नहीं मारा। और उन्हें कहा, जिस प्रकार से हम लोगों ने सुना, कि आप जाकर के बताइएगा कि आपको किसने मारा। और इसके बाद जो घटना हुई, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसका माना कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन फिर 3 दिन के बाद उन्होंने कहा कि ये जो घटना है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो मोटी मोटी बातें जो हुई तो इसके ऊपर है। पर इसके पीछे थोड़ा इतिहास को जानना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह की घटना को क्यों करता रहता है, क्या कारण है कि पाकिस्तान ने ये एक आतंक का रास्ता चुना है। और विश्व भर में पाकिस्तान जो है आतंक के लिए माना जाता है, आतंक का सौदागर है, और आतंक ही वहां पे पलकता है। सिर्फ ये नहीं कि भारत के ही बरखिलाफ, लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से अलकायदा ने यूएसए में किया, जिस प्रकार से लंदन बॉम्बिंग हुआ, जिस प्रकार से काबुल की एम्बेसीज को ब्लास्ट किया जाता है, तो हर एक इसमें, अभी तो रूस में जो 2024 में कांड हुआ, उसमें भी जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए, उसमें भी तार जो है वो पाकिस्तान जा रही है। चाहे वो ताजिकिस्तान के लोग हैं, लेकिन जो तार है वो पाकिस्तान जा रही है, क्योंकि वो सब वहां उनको ट्रेन किया गया या मदद दी गई या वहां पर वो शरण लेते हैं। तो ये जो पूरी घटनाक्रम है, हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने अपने आप को एक आतंकी देश का जो एक ठप्पा लगा है उसको, जिसका उनके जो आसिफ हैं, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने खुद माना, जो तकरीबन 4 दिन पहले जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हाँ, पाकिस्तान जो है पिछले 3 दशक से लगातार आतंक को ट्रेनिंग देता है, आतंकियों को बनाता है, उनका फंडिंग करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, उनको शरण देता है। और ये सब वो अमेरिका के कहने पर आज तक करते आए हैं, जिसके उन्हें शर्म है। और शर्म भी आती है कि पाकिस्तान की आज जो बेइज्जती पूरे विश्व में हो रही है, और पाकिस्तान ने अपने आप को बेच दिया आतंक के लिए, और उसके लिए उनको जरूर पैसे जरूर मिले। कई उनके दूसरे जो है, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो जी फ्रीडम फाइटर हैं। उनके जो पुराने डिक्टेटर थे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे, उनके राष्ट्रपति भी रहे मुशर्रफ, वो क्या कहते हैं, ये तो जी हमारे हीरो थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो मानसिकता है पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं कि लगातार, इतना ही नहीं,
जिसने 9/11 का पूरा जो कांड रचा किया, इतने लोगों को मारा, अमेरिका को तब शायद लगा कि वाकई जो है पाकिस्तान जो है वो आतंक का सौदागर है। नहीं तो तब तक लग रहा था कि नहीं नहीं नहीं, अमेरिका को कुछ हो नहीं रहा था, तो उन्होंने सोचा नहीं ये तो पाकिस्तानी है, उनकी मदद करें, क्योंकि उनका अपना निजी स्वार्थ था पाकिस्तान के साथ चलने के लिए, उनको इक्विप करने के लिए, उनको हवाई जहाज देना, उनको दुनिया भर के मैं कहूँगा मिलिट्री इक्विपमेंट देना, चाहे उनका मकसद चीन से कुछ लेना देना हो या चीन के साथ हो, जैसे भी है, मतलब या अफगानिस्तान में जो है रूस को भगाने के लिए हो, जैसे भी था। लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान का जो गठबंधन था, जिसके कारण हम बार बार कहते रहे पूरे विश्व में ये जो आतंक है ये अब भारत के अंदर आ चुका है, और ये इसका पूरा ये जो इसका जड़ है ये पाकिस्तान है। लोगों ने देखा ओसामा बिन लादेन जो अमेरिका ने जिसको मारा, वो भी पाकिस्तान में, उनके पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के 1 किलोमीटर के बगल में रह रहा ओसामा बिन लादेन, उसको मारा। तो ऐसी जो पाकिस्तान की जो एक छवि रही है, पाकिस्तान लगातार तालिबान को लेकर के आए उनकी हकानी नेटवर्क, ये सब जितने हैं मिल करके अफगानिस्तान में उन्होंने सोचा कि अमेरिका की मदद से एक वो अफगानिस्तान में हावी हो जाएंगे हकानी नेटवर्क के द्वारा, आईएसआई के द्वारा। अब अफगानिस्तान पे अपना दबदबा रहेगा तो उनको एक डेप्थ मिलेगा और हिंदुस्तान से लड़ने में उन्हें और फायदा होगा। लेकिन जैसे वो क्लिंटन ने 2013 में कहा, मिसेस क्लिंटन ने जब आई थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कि अगर आप सांप पालते हैं अपने आंगन में, ये सोच करके पालते हैं कि आपके सिर्फ पड़ोसी को काटे, तो सांप आपको भी काटेंगे। तो ये बात अमेरिका समझा रहा था पाकिस्तान को, कहीं पाकिस्तान को शायद इस बात का एहसास या समझ या जान करके कि जैसे उनकी पॉलिसी रहे कि ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, मतलब भारत को कट मतलब बार बार इसको चुबाते रहो। और ये भी उन्होंने चीन के कहने पर और चीन के मैं कहूँगा एक तरीके से एडवाइस के ऊपर किया, क्योंकि चौवन लाए ने अयूब खान को ये एडवाइस दी थी 1963 में। और 1963 में जब पाकिस्तान ने चीन के साथ अपना जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उसको सेटल किया, और जब बॉर्डर सेटलमेंट हुआ तो उन्होंने शख्सगम घाटी जो सियाचिन ग्लेशियर को लगती हुई तकरीबन 5000 स्क्वायर किलोमीटर की जो घाटी है, वो पाकिस्तान ने चीन को तोहफे में दी और अपना बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल किया। वो इलाका है हमारा, जैसे बार बार भारत सरकार कहती है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है, गिलगित बाल्टिस्तान हमारा है, ये सब हमारा है। क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा ऑफ कश्मीर जो महाराजा हरि सिंह थे उन्होंने दस्तखत किया, ये सारा जम्मू कश्मीर का भाग हमारा है। लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा किया है, इसलिए कुछ एक पोर्शन पे जिसपे पाकिस्तान का कब्जा है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। पाकिस्तान एक गलत प्रोपेगेंडा फैलाता है कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का ही अंग है। तो आप कहते हैं क्या महाराष्ट्र इंडियन ऑक्यूपाइड महाराष्ट्र बोलते हैं क्या, या इंडियन ऑक्यूपाइड दिल्ली बोलते हैं क्या? कभी नहीं, ये भारत है, ये सब एक है। तो ये पाकिस्तान के जो प्रोपेगेंडा है ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो सबको पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में पाकिस्तान इनको सबको अपने तरीके से नैरेटिव, जैसे हम लोग देखते हैं कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में भी इस तरह के जो नैरेटिव्स फैलते हैं, इसे साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वेस्टर्न पावर्स का शायद सपोर्ट था, इसलिए पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता था और करता आया है और आगे भी शायद करता रहेगा, जब तक अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अब पाकिस्तान को सबक ऐसा सिखाना है कि ये जो आतंक वो फैला रहा है भारत के अंदर, हमें अपने तरफ से, तो मेरी तरफ से वो बलूचिस्तान में रोज लड़ता रहे, खैबर पख्तूनख्वा में रोज लड़ता रहे, तहरीके तालिबान पाकिस्तान तालिबान मिलकर के पाकिस्तान की फौज जो जिनके तकरीबन 1500 लोग सालाना मरते हैं पाकिस्तान की फौज के, मरते रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अब मुझे लेना देना है अपने देश से, जो हमारे देश में पाकिस्तान आतंक फैला रहा है। अब सर के ऊपर से पानी बह गया है, क्योंकि सर के ऊपर से पानी बह गया है, हम लोग बार बार करते आए हैं, तो अब भारत के प्रधानमंत्री ने साफ घोषणा की है कि अब इनको मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। ऐसा उनको सबक सिखाना है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, और कहीं पर भी विश्व भर में कहीं पर भी छुपे होंगे उनको चुन चुन के मारेंगे, चाहे वो कहीं पर भी हो। पाकिस्तान का तो नाम लिया ही नहीं,
पर पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से एक बुखलाहट और डर पैदा हो गया है, ये भारत अब जो है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला है और तरह तरह की बाजी वहां से शुरू हो गई। हम तो न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे, हमने उनको कोई पटाखे थोड़ी हैं, हम तो भारत में उसको इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास मिसाइलें हैं, हमने उनमें खिलौने थोड़ी हैं। तो ये जो बौखलाहट पाकिस्तान में नजर आ रही है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े उनके जो लीडर हैं वो उनके मुंह से सुनने में आ रहा है, रोज कोई ना कोई इस तरह की घबराहट में वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। क्यों? अपने प्रधानमंत्री ने तो कहा ही नहीं कि मैं पाकिस्तान के ऊपर हमला करने, उन्होंने कहा आतंक जहां पर भी पलता है और उनके आका जहां पर भी हैं, चाहे हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है या विश्व भर में जहां पर भी हैं, उनको हम ठोक चुन चुनकर मारेंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा ये अब जरूरत नहीं करेंगे भारत के ऊपर आतंकी हमला करने का। तो ये देखने के बाद और जिस प्रकार से लगातार अपने प्रधानमंत्री जो है कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी को लेकर के एक हफ्ता पहले मीटिंग हुई या फिर एक कल हुई, और उसके पहले लगातार जिस प्रकार से पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग हो रही है, इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग हो रही है, कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री ने पूरी छूट जो फौज को दी है कि आप कोई भी टारगेट कभी भी जो आप समझे, ठीक समझे, आप पूरी छूट है और जब आपको करना चाहे, किस वक्त आप करना चाहे, जिसको आप बर्बाद करना चाहे, पूरी छूट प्रधानमंत्री ने फौज को दे रखी है। उसके साथ मीटिंग हो रही है प्रधानमंत्री के दफ्तर में, प्रधानमंत्री के घर पर, जो सब लोग लगातार पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं टेलीविजन के ऊपर कितने तरह की मीटिंग हो रही है, जिसमें तीनों अंग के चीफ बैठे हैं, सीडीएस बैठे हैं, रक्षा मंत्री बैठे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल साहब बैठे हैं, अपने फॉरेन मिनिस्टर, तो सारे के सारे जो है मिलकर के एक तरीके से सोच है कि पाकिस्तान को जो है अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान जरूर जो करेगा वो उसकी मर्जी है, हमें कोई लेना देना नहीं, पर हमने सबक सिखाना है। जिसके पहले एस्केलेशन लैडर में जिस प्रकार से पहली मीटिंग हुई, उसमें इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के जिस प्रकार से उसके ऊपर उन्होंने हेल्ड इन अबेयंस किया, एब्रोगेट नहीं किया, एब्रोगेशन मतलब हमने नहीं, हेल्ड इन अबेयंस कि अगर आप सुधरेंगे नहीं तो हम आपके ऊपर इस तरह का कड़ा सजा लगा सकते हैं पानी के ऊपर। क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के जो 1960 में पंडित नेहरू और अयूब खान के बीच वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो एक मध्यस्थता करते हुए जो ट्रीटी हुई, एक ऐसी ट्रीटी थी जो इतनी लड़ाइयां हुई, 1965 की लड़ाई हुई, 71 की हुई, कारगिल में हुई, लगातार सियाचिन में चल रहा, जो भी जैसे भी है और अनबन है, इतना सब कुछ, मतलब हम पानी भी दे रहे हैं और हम खून वो हमारा बहा रहे हैं, तो ये तो गलत है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि खून और पानी तो एक साथ बह नहीं सकता है। तो इस जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसकी 3 नदियां जो है ईस्टर्न रिवर्स बोलते हैं उसको, रवि, ब्यास, सतलज, इसका पानी भारत को आता है और 100% पानी इसका इस्तेमाल करेगा भारत। और जो बाकी 3 जिसको वेस्टर्न रिवर्स बोलते हैं, जिसमें इंडस, झेलम और चेनाब है, इसका अधिकतर पानी जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और कुछ एक पानी जो है जो रन ऑफ द रिवर बोलते हैं, भारत भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो जो पाकिस्तान है उसकी 24% जो वो कमाई होती है वो इस इलाके से आती है, जो इंडस वाटर बेसिन कहते हैं। 24% कमाई पूरा उधर से आता है। तकरीबन 78% लोग वहां पे जो अपना एग्रीकल्चरल इनकम होता है उसके द्वारा कमाते हैं। तो ये सबको देखते हुए अब उन्हें लग रहा है कि भारत अगर पानी रोक देगा तो हमें सूखा मार देगा। तो मकसद पानी तो रुकेगा नहीं एकदम, मतलब आज बोला और कल रुक गया नहीं होगा। अगर बांध बनाने होंगे हमको 30-40 साल लग जाएंगे, वो बात अलग है। बांध बनाने का और पानी रोकने का सवाल ये है कि हम अब इतने दिल बड़ा रखते हुए, इतने सालों से सब कुछ आतंक को झेलते हुए, हमने कभी भी पाकिस्तानियों को किसी प्रकार से पानी को लेकर के दिक्कत नहीं होने दी। अब ये दिक्कत, किल्लत पानी की अब पाकिस्तान को होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो नदी का पानी है जो हम लोग यहां से छोड़ते हैं, इसका हम डेटा शेयरिंग करते हैं। यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि रोज ये भाई सवेरे 4 बजे से 6 बजे तक पानी आएगा, तो आप क्या करेंगे? सवेरे जल्दी उठेंगे, अपनी बाल्टियां भर के रखेंगे, पीने का पानी रखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि 4 और 6 के बाद तो पानी नहीं आएगा। और अगर आप 6 बजे के बाद उठेंगे तो आपके घर में पानी नहीं होगा। तो ये तो क्योंकि मैंने बताया है, आपने उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं ही ना का पानी कब आएगा, मैं 15 मिनट अभी छोड़ता हूं, 15 मिनट रात को 12 बजे छोड़ता हूं, मतलब मैंने 2 घंटे छोड़ना है पर मैं अपने तरीके से छोड़ता हूं। तो जो पानी छोड़ूंगा भी
अपना तो आपको पानी दूंगा भी, वो उस पानी का फायदा नहीं होएगा। क्यों? आपके पास, आप नौकरी पर गए हैं, बाहर गए हैं, धूप है, वो जो आपके जो फार्मर्स हैं वो कब खेती करेंगे, कितना आएगा, थोड़ा आया, ज्यादा चाहिए, कौन सी इसमें जाएगा, जगह पे जाएगा, कौन से कैनाल में जाएगा, वो कुछ नहीं मालूम। तो जबरदस्त दिक्कत होगी, जिससे पाकिस्तान को इसका अंदाजा हो गया है कि हिंदुस्तान पानी तो देगा, लेकिन उस पानी का तो फायदा होएगा नहीं हमें, क्योंकि बताएंगे नहीं तो क्या होएगा, फायदा, नुकसान होगा उसका। और जहां पे बाढ़ नहीं आनी वहां बाढ़ आएगी, जहां पानी तो हमारा नुकसान होगा। इसलिए पाकिस्तान जो है वो बार बार इसको हल्ला कर रही है। लेकिन अगर आप देखें इसको, जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के, उसके साथ उन्होंने कई चंद एक और कदम उठाए, जैसे कि उनके जो यहाँ पे मिलिट्री अटैचेस थे उनको बोला 7 दिन में आप छोड़ो, जितने पाकिस्तानी हिंदुस्तान के उनको बोला सब छोड़ो, चाहे वो किसी भी ट्रीटमेंट के लिए आए सब छोड़ो, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया। तो यहाँ पे जो 55 लोग होते थे उनके हाई कमिश्नर उसको 30 की संख्या में ले आए। तो मतलब जो किया, अब पाकिस्तान ने भी उसके बरखिलाफ कुछ काम किया। उन्होंने कहा कि शिमला एग्रीमेंट को हम अब मानते नहीं, हेल्ड इन अबेयंस वो भी करते हैं। तो ये जो बातें कि एयर स्पेस हम लोगों ने कल बंद किया है, एयर स्पेस जो है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने पहले किया, कल शाम को, रात को हम लोगों ने भी उसका अनाउंसमेंट किया कि एयर स्पेस जो है बंद हो गए। यानी कि ये जो नुकसान है, अधिक से अधिक नुकसान पाकिस्तान को समझाने के लिए, इस वक्त जब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कमजोर है, पाकिस्तान लड़ने की हिम्मत नहीं रख सकता है, पाकिस्तान के पास डीजल, बाकी पेट्रोल, खाना पीना, दवाइयां, जो मूवमेंट है इसके पैसा नहीं है। और ऐसी हालत है कि आज की तारीख में 250 रुपए लीटर से ज्यादा की कीमत है पेट्रोल की पाकिस्तान के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि अगर युद्ध में पाकिस्तान आता है भारत के, जबकि उस कहीं पर भी टिकता नहीं है, तो क्या हालत हो जाएगी। पाकिस्तान जो है खुद ही अपने आप बट जाएगा, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनवा में, आपके पंजाब में, आपके सिंध में। यानी कि पाकिस्तान बटने के मुझे लगता है मतलब नजदीक आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का एहसास नहीं है। अब हम लोगों ने जो कदम उठाए, सीज फायर वायलेशन, अब देखते हैं लगातार पिछले 6-7 दिनों से जिस प्रकार से पाकिस्तान जो सीज फायर वायलेशन, अब तो एलओसी नहीं रही क्योंकि शिमला एग्रीमेंट नहीं है, तो ये एक्स एलओसी हो गई। और ये पहले सीज फायर लाइन कहते थे इसको, कराची एग्रीमेंट के द्वारा जो 1949 में हुई, उसके बाद जब ये 71 की लड़ाई हारे, उसके बाद शिमला एग्रीमेंट आया, जो पाकिस्तान ने कभी भी इसके ऊपर अमल नहीं किया। क्योंकि शिमला एग्रीमेंट का मकसद था कि दो देश अपनी अनबन एक दूसरे से बातचीत के द्वारा उसको सुलझाए। वो तो पाकिस्तान ने कभी सुलझाया नहीं। पाकिस्तान तो यूएन में इधर जा उधर जा, कश्मीर हमारा जगलर वेन है, उनके जो चीफ बोलते हैं, वो बोलते तो आसिम मुनीर है, पर बोलते तो जैसे जैसे हाफिज मुनीर है। तो वो समझ में उनको नहीं आ रहा है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बता रहा हूं आप हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, ये खाते अलग है, ये पीते अलग है, सोच अलग है, ये अलग वो अलग। मतलब किस तरीके से हिंदुस्तान में पाकिस्तान, मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में फूट कैसी ला जाए, वो दिखा। और तुरंत 2 दिन के बाद ये कांड पहलगाम में हुआ। तो इससे क्या दर्शाता है कि कहीं ना कहीं या सर, मेरा सर आपको सर एक ये दूसरा सवाल ये है कि सर जनरल आसिम मुनीर का बोलना पाकिस्तान ओवरसीज कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हिंदू और मुस्लिम अलग है और कश्मीर हमारी जगलर वेन है, और उसी के 4 दिन बाद जो भारत में आगमन होता है जेडी वैंस का, और उसी दिन तो जो पाकिस्तान से जो आतंकवादी क्रॉस करके आए एलओसी में इस तरफ, और एक आतंकवादी जो एसएसजी कमांडो है हासिम मूसा, उसने ये अटैक को करवाया। सर आपको क्या लगता है कि कश्मीर के जो इनसाइडर्स हैं यानी जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, क्या उसमें इनका मिला जुला रूप है इस अटैक के अंदर? और इसके साथ में आप क्या मानते हैं कि जो भारत के जो आर्म फोर्सेज हैं, क्या उनको पीओ के लेने की अब बारी आ गई है हमारे इस वक्त? और क्या पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंटकर 4 अलग अलग देशों के अंदर उभारा आएगा, जैसे आपने उनको बताया कि बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में उनके खिलाफ जंग चल रही है ऑलरेडी, और पंजाब में और सिंध में पानी की लड़ाई, आपस में झगड़े हो रहे हैं, इधर हमारे गिलगित बल्टिस्तान के अंदर भी लोग बाग उनके खिलाफ सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसे आपको कैसे देखते हैं सर? देखिएगा, ये जो भी पहलगाम में हुआ, ये रातों रात नहीं हुआ। ये ऐसे नहीं है कि किसी ने बंदूक उठाई और मारने चल दिए। जिस तरह से सवाल पूछे गए, जिस तरीके से वहां पे लोग आए, जिस प्रकार से उन्होंने समय चुना,
2:30 बजे दिन में मारा गया, उसके बाद वो भाग गए और जंगलों के अंदर खिसकने के उन्होंने उनके बाद पूरे तरीके से ये दर्शाता है कि उनको OGW जो है वहां के, जिनको तकरीबन 1001 लोग अरेस्ट हुए हैं, कईयों के घर भी बर्बाद तो अब उनको गिराया गया है, क्योंकि वो सब के सब जो है वो इसमें शामिल थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें तो बिल्कुल भी शक नहीं है कि ये जो प्री मेडिटेटेड था, यानी कि सोच थी कि इस तरह के काम होना है। और जैसे आपने शुरुआत में कहा कि उपराष्ट्रपति अमेरिका के यहाँ पे थे, अपने प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में थे, तो वो जो दिन भी चुना उन्होंने ऐसा चुना कि बेइज्जती किस तरीके से होए हिंदुस्तान की, और ये जो मसला है इसको किस तरीके से विश्व में सेंसेशनलाइज किया जाए, किस तरीके से बार बार ये कहा जाए कि कश्मीरी जो है अपने हक की लड़ाई जो है, भारत कह रहा है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद सब कुछ अच्छा हो रहा है, 2 करोड़ वहां पे टूरिस्ट जा रहे हैं, सब कुछ खाना पीना अच्छा है, रास्ते बन गए हैं, बहुत बड़े बड़े रास्ते बने हैं, रेलवे लाइनें आ गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, मेडिकल कॉलेजेस बन गए हैं, IITs बन रहे हैं, दुनिया भर के मौके दिए जा रहे हैं बच्चों को, पढ़ाई के लिखाई के, सबको एक बराबर देखा जा रहा है, जो बसना चाहता है कश्मीर में जाके बस सकता है। तो ये जो बातें हैं ये पाकिस्तान के गले के नीचे नहीं उतर रही। उनको लग रहा है कि ऐसे कैसे हो गया कि उन्होंने सोचा था कि खून की नदियां बहेंगी। हमारे यहाँ पर भी कई पॉलिटिशियंस थे जो कह रहे थे कि साहब खून की नदियां बहेंगी, कश्मीरी तो एक भी भारत का झंडा नहीं उठाएगा, वहां पर तो सारे के सारे भारत के झंडे उठा करके घूम रहे हैं, वहां पे तो कोई खून की नदी नहीं बह रही। तो पेट पे लात जो मारी इसने, जिस पहलगाम के कांड के बाद, उससे अब कश्मीरियों को भी इस बात का एहसास हुआ है कि ये जो पाकिस्तान है ये उनके हित में नहीं काम कर रहा है, उनके बरखिलाफ काम कर रहा है। उनके ही अगर पेट पे इस तरीके से लात मारी जाएगी, पर क्या है, पाकिस्तान जो कश्मीर है तकरीबन 20,000 करोड़ पैसा की कमाई करता है एक साल में। 20,000 करोड़ कश्मीर का रेवेन्यू कलेक्शन है, तो भारत सरकार खर्च करती है 1,20,000 करोड़। तो ये जो 1,00,000 ज्यादा खर्चा करती है कश्मीर में, इसलिए करती है कि शांति आए, वहां पे लोग जाएं, वहां पे जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बनाए वहां पे अलग। और यही कारण है कि आप देखते हैं कि बाल्टिस्तान में, गिलगित में, POK में आवाज उठी है कि अगर हमें कोई नेता चाहिए तो मोदी जैसा नेता चाहिए। हम तो पाकिस्तान से तंग आ गए हैं, हमारे को पानी नहीं पीने को मिल रहा है, हमारे को बिजली नहीं मिल रही है, हमारे को ये पंजाबी जो है यहाँ पे पाकिस्तान के, ये हमको दिन रात हमारे खून पसीना पी रहे हैं, ये तो बहुत बुरा हाल कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें तो पाकिस्तान से छूट दिलाओ। तो एक आवाज POK में भी उठ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा हिंदुस्तान के अंदर जो जम्मू कश्मीर है वो तो बहुत आगे चला गया है, वहां के लोग तो बहुत ही आगे निकल गए हैं, और वो तो बिल्कुल ही पिछड़ गए, वो तो गधे और खच्चरों पे घूम रहे हैं। तो मतलब ये जो देखने को मिल रहा है, तो उन्हें लगता है कि मजहब की जो लड़ाई है, देखा जाए तो अफगानी भी मुसलमान है, बलूची भी मुसलमान है, खैबर पख्तूनवा भी मुसलमान है, और पाकिस्तानी भी मुसलमान है। अगर ये चारों मुसलमान है तो देख रहे हो सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, ईरान के साथ भी लड़ रहे हैं, वो भी मुसलमान। तो ऐसे कहना कि सिर्फ मजहब के ऊपर है, नहीं, मजहबी तो सारे ये भी है और एक ही मजहब के हैं, लड़ रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, दबा करके लड़ रहे हैं। तो अब कश्मीरियों को इसका एहसास हुआ कि ये जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं मजहब ने, ये हमारे पेट पे लात मारने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो पाकिस्तान कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा है, और हम लोगों को अब छोड़ दिया जाए इसे। लेकिन हमारे बीच, जैसे आप कह रहे, एक चंदे तबका है जो OGW और स्लीपर सेल का काम कर रहा है। कोई भी आदमी कहीं पर भी आए, आपके रिश्तेदार आते हैं, कहीं से बाहर से आते हैं और दिल्ली में आते हैं, तो क्या वो घूमने निकल जाते हैं? वो आपसे पूछते हैं, अगर मेरे को चांदनी चौक में लाल किला देखना है तो मैं कैसे जाऊं, कौन सी बस पकड़ूं, कहां से किधर जाऊं, कौन सा मेट्रो पकड़ूं, टैक्सी कितना लेगा, ज्यादा तो नहीं लेता है, इधर ये तो नहीं होता है। मतलब आपके जो रिश्तेदार हैं जो कि यहीं पे पले पड़े, सबको तभी पूछते हैं आपसे। तो आपको क्या लगता है बाहर के जो उनके SSG के कमांडो हैं, उनकी जो ट्रेनिंग लेकर के आए हुए हैं, वो लोग इस इलाके को जानते हो? कोई भी नहीं जानेगा। तो उनको जगह दिखाना, रास्ता दिखाना, खाना पिलाना, उनको रखना, उनको रेकी करवाना, उनकी देखभाल करना, मेहमान नवाजी करना, उनके साथ हथियार रखना, उनका फायदा लेना, करोड़ों रुपए उनको भी मिलते होंगे ये सब काम करने के लिए। पाकिस्तान तकरीबन 5,000 करोड़ सालाना खर्च करता है हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए। खुद के पास पैसा नहीं है, खुद के पास कंगाल पाकिस्तान, पर
आप देखो इस्तेमाल करता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है वही एक ऐसी फौज है पूरे विश्व भर में जिसका अपना देश है। बाकी देशों की फौज होती है, ये ऐसी फौज है जिसका अपना देश है, और वो जो चाहे 20 अरब डॉलर कमाई है, 20 अरब डॉलर। मैं भी ये जो बात बता रहा हूं वो 5 साल पुरानी बात बता रहा हूं। आज तो 30 अरब डॉलर की कमाई पाकिस्तान की फौज करती है, प्याज, सीमेंट, मॉल, दुनिया भर की चीजें भी। तो उनकी जो फौज है अब आतंकी संगठन बन गया है। 5-5.5 लाख की जो फौज पाकिस्तान की है वो आतंकी संगठन बन गया है, जिसकी मदद कौन कर रहा है? पहले अमेरिका करता था और अब चीन कर रहा है। मतलब जो और वो ऐसी जगह पर है तो उसका उस जगह का फायदा उठाने की कोशिश करता है और दूसरे को आतंक देता है। वो बोलता है आपको क्या चाहिए? हमें आतंकी चाहिए। उनके पास तो तकरीबन 22 करोड़ की आबादी है, बोलते कितने चाहिए आतंकी? हमें तो भाई 5,000 आतंकी चाहिए। तो कितने दोगे? वो तो पैसे का हिसाब है पाकिस्तान में। उनके जितने भी लोग बने, आप देखो आसिम मुनीर का जो परिवार है या इसके पहले वाले चीफ का परिवार है, रिटायर हुए नहीं कि फ्रांस में घूम रहे हैं। दुनिया भर के परिवार उन्होंने लंदन भेज दिया अपने, वहीं के सारे जनरलों ने अपने। मैं भी इस फौज का जनरल हूं, मैं तेरे साथ बात कर रहा हूं सामने बैठ करके। तो ये जो है पाकिस्तान के अंदर जो जनरल हैं वो सब के सब अमीर रईस और अपने आप को एक राजा महाराजा वाले समझते हैं, जिसके कारण उन्होंने आम पाकिस्तानियों का जीना हराम कर दिया। वही कारण है कि इमरान के वक्त जो लड़ाई हुई जिसमें उनके कोर कमांडर का घर जला दिया, तो फौज भी जो पाकिस्तान की है वो अपने आप को जो सोचती थी कि पाकिस्तान में उन्हीं का दर्जा ऊंचा है, वो भी अब खटास में पड़ गए हैं और उनको भी अपनी इज्जत बचाने के लिए भागा दौड़ी। कई रिपोर्टें आ रही हैं कि आसिम मुनीर गुम है, पता नहीं कहाँ चला गया है, उनका परिवार गया है, पता नहीं वो भी चला गया, भाग गया, मालूम नहीं। लेकिन ये जो अफवाहें उड़ रही हैं, ये इसका कुछ तो होगा, टोटल अफवाह नहीं होती, कुछ तो आगे पीछे पूछ पाछ कुछ होगी उसकी, जिससे किस तरह की अफवाहें उड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की फौज में आज की तारीख में इतने सारे 250 अफसर रिजाइन कर गए, 3-4 हजार जवान रिजाइन कर गए। उन्होंने फौज छोड़ने का निर्णय लिया कि बलूचिस्तान में रोज मारे जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में रोज मारे जा रहे हैं। तो उनसे अफगानियों से भी नहीं लड़ा जा रहा, तालिबान से भी नहीं लड़ा जा रहा, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसको उन्होंने खड़ा किया वो भी उनके बरखिलाफ होकर के उन्हीं को मार रहे हैं। तो ये जो आज पाकिस्तान में नौबत है, इससे बचने के लिए ये इस तरह के कांड करते हैं कि वो अपने जो अंदरूनी उनकी परेशानी है उससे दूर होकर के भारत की तरफ उनका ध्यान जाए। भारत ने ठान ली है कि अगर आप ये सोचते हैं कि खून और पानी बहेगा तो खून और पानी साथ में नहीं बहेगा। वो बिलावल भुट्टो क्या बोलता है कि खून पानी नहीं दोगे तो खून बहेगा। तो हो जाए फिर दो हाथ हो जाए, देखते हैं कौन जीतता है और किसका पानी बंद होता है और किसका खून बहता है। तो ये जो पाकिस्तान की आदत है और पाकिस्तान की सोच है, इस सोच को मारना बहुत जरूरी है। उसकी और कौन कर सकता है? जैसे आपने सवाल पूछा कि क्या OGW भारत के अंदर है, क्या ये लोग भारतीय हैं? ये सब भारतीय हैं, तो ये एंटी नेशनल है, ये नमक हराम लोग हैं जो कि इस तरह की कार्रवाई करते हैं। तो भारत के अंदर भी ऐसे तत्व हैं जो कि इस तरह की काम करते हैं, चाहे किसी कारण से करते हो, लेकिन वो देश में उनमें देशभक्ति की भावना नहीं है। और देशभक्ति की भावना नहीं होने के कारण इस तरह के काम और इस तरह के कांड, इस तरह का प्रचार, इस तरह का। तो पाकिस्तान के अंदर आज की तारीख में शायद सबके सब हिंदुस्तान के बरखिलाफ खड़े हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर सबके सब पाकिस्तान के बरखिलाफ नहीं खड़े हैं। बहुत ये मतलब एक विडंबना है कि हमारे बीच में भी ऐसे लोग हैं जो अपने दुश्मन को नहीं पहचान रहे, अपनी सियासती रोटी सेकने में लगे हुए हैं। तो ये सब देखना पड़ता है। लेकिन अब जब सरकार ने ठान ली है कि हम लोगों ने अब पाकिस्तान को सबक सिखाना है, ये नहीं कि कल ही सिखाना है या परसों ही सिखाना है, अब सबको अपना अपना वक्त दिया गया है, सब अपने अपने तरीके से अब प्लानिंग करेंगे, सब अपने अपने तरीके से सोचेंगे कि क्या करना है और कहाँ पे ठोकना है। तो समय हमारा है, किस वक्त ठोकना है वो मतलब पाकिस्तान जो है अब उसको ये नहीं मालूम है कब कहां से कौन आएगा और उसको बर्बाद करेगा। तो परेशानी अब किसकी शुरू होगी, और वो बौखलाहट, जबकि हमने अभी तक करवट ली भी नहीं है। ये तो हम बातचीत ही कर रहे हैं, अभी करवट ली नहीं कि पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट और घबराहट शुरू हो गई। ये पाकिस्तान जो बोल रहे हैं उनके मिनिस्टर 24 घंटे में और 36 घंटे में हिंदुस्तान